Hello, friends. Welcome on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So today we are starting our Road to Prelims course. क्या होगा इसमें? In this particular course, we will be discussing about various questions framed by different coaching institutes. तो उन्हीं को हम अच्छे से विस्तार में समझेंगे और मेरे ही साथ साथ आप भी अटेम्प्ट करना. On the side notes, I will also be telling you about the mind thinking. कैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें चलनी चाहिए इफ़ यू हैव रेड प्रॉपरली. तो ये पहले जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं मैंने खुद से बिना आंसर देखे अटैम्प्ट किए हुए हैं. सो बेसिकली आई नो विच क्वेश्चन इज़ ऑफ हार्ड कैटेगरी एंड विच इज़ ऑफ मॉडरेट कैटेगरी. तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं हमारी रोड टू प्रीलिम्स कोर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अगस्त ऑफ 1940. The Constituent Assembly was constituted under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. We have to choose the correct answer. ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं. सो वैसे तो मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको, बट इफ़ यू वांट सम मोर टाइम सो प्लीज़ पॉज द वीडियो. सो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये हमको करेक्ट पूछा गया है. तो आप हमेशा यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए या एक छोटा सा गोला बना लीजिए. Because in the real examination, in various questions, UPSC ask us the incorrect option. तो करेक्ट है या इनकरेक्ट ये अच्छे से जान लीजिए पहले ही. पहला स्टेटमेंट देखते हैं. ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अगस्त ऑफ 1940. सो देखिए, अगर हम यहाँ से ये वर्ड गायब कर दें देन this particular statement is correct. The British government accepted the demand for constituent assembly या यहाँ लगा लीजिए आर्टिकल a constituent assembly in August of 1940. I will be telling you something about this particular phenomena. 1935. In this year, M.N. Roy, the communist, demanded the Constitution of Constituent Assembly to draft the new Constitution of Independent India. ठीक है. Then in 1938, INC Congress also demanded the same, specifically जवाहरलाल नेहरू. सो ऐसे ही थोड़ी हिस्ट्री है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. Then in August of 1940, which is written in our question. So in this specific event, the British government accepted the demand for this particular constituent assembly. कितनी constituent assembly का? Only one for whole of India, ना कि two. So this particular statement is incorrect. तो जहाँ भी one है उसको हम हटा देंगे. So the answer will be from B and D. Second statement देखिए. Constituent Assembly was constituted under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. So देखिए ये बिल्कुल सही है. कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 आया था जिसके अंतर्गत हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नींव रखी गई थी. ठीक है. एक और चीज़ हुई थी बीच में जिसको क्रिप्स प्रपोजल्स या क्रिप्स मिशन बोला जाता है. वो चीज़ हुई थी 1942. सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, हु इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, विजिटेड इंडिया इन द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू वॉज गोइंग ऑन इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. तो क्या हुआ था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने बोला था कि ठीक है हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड योर ऑफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1940 ओनली. बट ये आश्वासन देने आए थे कि थोड़ी देर और रुक जाओ,
लेट दिस पर्टिकुलर World War II बी completed, उसके बाद वी विल कॉन्स्टिट्यूट योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ये पूरा बैकग्राउंड था। सो यस, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, तो डी इनकरेक्ट हो जाता है एंड आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ 2। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। यहाँ एक बॉक्स बना लीजिए। इट established a system of double government by differentiating the functions of board of control and court of directors. Second statement is British government was given the supreme control over companies affairs and its administration in India. We have to choose the correct option and your options are given below. सो अगर आपने इस चैनल का पॉलिटी कोर्स देखा है तो यू विल एबल टू फिगर आउट द करेक्ट आंसर इजीली। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 था ना, इसमें पहली बार एक फ्रेज़ यूज़ हुआ था ब्रिटिश पोजेशंस, ठीक है। और इसी के तर्ज पे एज द ब्रिटिशर्स रिकग्नाइज्ड देर आर सम टेरिटरीज बिलोंगिंग टू ब्रिटिश इन इंडिया। और ये कौन सी टेरिटरीज थी? द टेरिटरीज और द असेट्स विच आर ओन्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ब्रिटिश पोजेशन बोला गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द एक्ट ऑफ 1784। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला, सो देयर शुड बी सम अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल और टू मैनेज सम अफेयर्स इन इंडिया। ऐसा तो है नहीं पूरा एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर छोड़ दे पूरी मैनेजमेंट। सो डेट्स वाई ऑलरेडी देयर वाज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। बट एज ऑफ नाउ द ब्रिटिशर्स or the British Parliament claimed that EIC is subordinate to British Parliament. That's why this particular phrase was used. So a new body was created which is called Board of Control. So this Board of Control was there for managing the political affairs of the company. ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ द डबल गवर्नमेंट सिस्टम। तो फर्स्ट में यही लिखा है, इट इस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। व्हाट इज द डबल गवर्नमेंट? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बाय डिफ्रेंशिएटिंग द फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या बताया मैंने? द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का द कमर्शियल फंक्शंस एंड कंसर्न्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यस, एज द फ्रेज ब्रिटिश पोजेशंस वाज यूज्ड इन दिस एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। That's why it is indirectly indicating that British government has subsumed or owned the whole administration of ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। इट प्रोवाइडेड फॉर द डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन central and provincial legislative councils. Second statement is it increased the functions of legislative councils and gave them the power of discussing the budget. Third is it proved for the first time the association of Indians with the executive councils. We have to choose the correct option. You have 10 seconds. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। सो सबसे पहले सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ में ये चीज़ हुई थी। यस,
हम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ, ना कि ऑफिशियल मेंबर्स की। यस, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मीन्स बेसिकली इंडियंस, ठीक है, आप इंडियंस ले सकते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर टर्म डायरेक्ट इलेक्शंस इज इनकरेक्ट हेयर। सो क्या सही टर्म है? नॉमिनेशन। So it provided for the nomination of some non-official members in central and provincial legislative councils. तो ये नॉमिनेशन था, ना कि इलेक्शंस था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डजेंट मैटर, इट वाज नॉट इलेक्शंस। सेकेंड है, इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। यस, दिस इज करेक्ट। एंड इट गेव देम द पावर ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव। सो ये दो पावर भी इसी एक्ट से, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 से मिली थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जिसको आज पार्लियामेंट हम बोलते हैं। थर्ड इज, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। ये फर्स्ट टाइम है ना, ये बिल्कुल सही है और ये पूरी स्टेटमेंट ही सही है। तो क्या गलत है? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 ये यहाँ गलत है। तो सही क्या है? इसका सही है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसे हम पॉपुलरली बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो ये 1909 में आई थिंक सत्येंद्र नाथ सिन्हा नाम करके था कोई, तो वो पर्टिकुलर जो पर्सन थे, तो इन्हीं पर्सन को फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ मेंबर नॉमिनेट किया था इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये पर्टिकुलर चीज़ तो गलत हो गई। देन नॉमिनेशन आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इट मीन्स ओनली सेकेंड इज़ करेक्ट। कहाँ है सेकेंड? ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज सॉवरेन स्टेट। इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 till the new constitutions were framed. Third is, it designated the Governor General of India as constitutional nominal heads. Which of the following statement is are correct? Your options are given below and you have 10 seconds. So देख लेते हैं क्या होगा आंसर। It declared India as a sovereign state. Yes, it is correct statement. It provided for the governance of the provinces by the Government of India Act of 1919 till the new constitutions were framed. तो देखिए, ये जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, ये नहीं है, सबको पता है अच्छे से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, बिकॉज 70% ऑफ आवर प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन टेकन और रैंसैक्ड फ्रॉम दिस एक्ट। सो ये यहाँ गलत हो जाता है। अब सेकंड जैसे ही गलत होता है, तो ये देखिए, इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बिना थर्ड को कंटेम्पलेट किए मिल चुका है। फिर भी हम थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ मॉक टेस्ट। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें हुआ क्या था इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में? पहली बात तो इंडिया को इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद जो भी डोमिनियन कैबिनेट बोलेगा, किसको बोलेगा? किंग को ऑफ ब्रिटेन। तो किंग वही गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर देंगे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। फिर इसमें पार्टीशन की बात बोली गई थी कि देयर विल बी 2 पार्टीशंस ऑफ इंडिया, प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड इंडिया। सो ये भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में बोला गया था। दोनों ही अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, दोनों की अपनी अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, और दोनों के ही लैंड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के प्रोविजंस लागू होंगे जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाते। ऊपर से वॉइस रॉय की पोस्ट भी अबॉलिश कर दी गई थी, और ये भी बोला गया था कि फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स 15 अगस्त 1947, तो इसके बाद द एक्ट्स विच विल बी पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विल डज नॉट एक्सटेंड, मतलब जूरिसडिक्शन उनकी नहीं होगी ऑन द इंडियन सॉइल्स। इसका मतलब
कंप्लीट, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। फिर ये छोटी छोटी चीज़ें भी बोली गई थी कि इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ दीज इंडिपेंडेंट स्टेट्स टू ज्वाइन और ससीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। तो ये छोटी छोटी बातें थी, बट हमने देख लिया कि एज सुन एज वी फाइंड आउट ऑप्शन नंबर 2 इज़ इनकरेक्ट, आवर आंसर इज़ इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, बट ये थर्ड भी सही है और फर्स्ट सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? It read that power and authority of the sovereign independent India will be derived from its government. It also read that adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas and depressed and other backward classes. हमें चूज करना है करेक्ट आंसर। You have 10 seconds. So after reading statement number 1, we all know this is incorrect. Why? क्योंकि लॉजिक से सोचिए, अगर आपने एक भी बार पूरी लक्ष्मीकांत या पूरी पॉलिटी का कोर्स ख़त्म किया है, इट रेड डेट पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा इंडिया, देन इंडिया विल डिराइव इट्स पावर फ्रॉम इट्स गवर्नमेंट। क्या ऐसा हो सकता है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। द करेक्ट ऑप्शन विल बी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये तो रॉन्ग हो जाती है, तो ये रॉन्ग हो गई एंड ये रॉन्ग हो गई। सो वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस। सेकंड पढ़ लीजिए, इट ऑल्सो रेड डेट एडिक्वेट सेफ गार्ड्स शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, OBCs, सबके लिए। सो हाँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया ना तो आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। थोड़ी बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की। देखिए 9th December 1946, the first meeting of Constituent Assembly has been held in Central Legislative Council. इसमें क्या हो गया था? एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा को चूज़ किया गया था। देन 2 दिन बाद 11th December 1946, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड। 2 दिन बाद 13th December 1946, द एक्चुअल सेशन मतलब जब काम करना स्टार्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इससे पहले समूसा पार्टीज हो रही थी, मैंने अपने पॉलिटिकल लेक्चर में भी बताया ये चीज़। सो ऑन 13 December 1946, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हैज़ बिन पुट ऑन द डेस्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो प्रेजेंट डे दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन is analogous to our preamble. Understood? So ये था हमारा करेक्ट आंसर बी। Consider the following statements regarding the feature of Indian Constitution. It contains the fundamental principles of governance as well as detailed administrative provisions. Second है, India has a single constitution for both the center and the states like USA. सो टाइम देने से पहले कि आप इसे मार्क करें, पहले ही सेकंड ऑप्शन हम देख ही लेते हैं क्योंकि बहुत ही आसान है। इंडिया हैज़ अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, बिल्कुल करेक्ट। आगे पढ़िए, लाइक USA, इनकरेक्ट। ठीक है, तो अब आपके पास है 10 seconds एंड प्लीज़ मार्क द करेक्ट आंसर। So in the polity course, I have told you the silent features of Indian Constitution. So under this topic, I have told you all the features of Indian Constitution, जिसके अंडर आपको पता है ये चीज़ भी आती है। It contains the fundamental principles of governance as well as detailed administrative provisions. पार्लियामेंट्री फॉर्म कैसे वर्क करेगी, पूरा डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस आर इंस्टिल्ड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज होल स्टेटमेंट अंटिल द लास्ट 2 वर्ड्स इज़ करेक्ट, बट यहाँ जो ये लाइक USA लिख दिया ना, USA इज़ फेडरल। और कैसा फेडरल? पूरा रियल फेडरल, ओरिजिनल फेडरल, मतलब 2 कॉन्स्टिट्यूशन, 2 फ्लैग, 2 लैंग्वेजेस, 2 बर्ड्स, मतलब जो भी स्टेट के पास है वही सेंटर के पास है। तो यहाँ लिखना चाहिए था हमें अनलाइक USA. सो देन
दिस स्टेटमेंट नंबर 2 विल बी करेक्ट, बट अभी तो नहीं है। सो हमारा आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्टेड बाई इंडिया? दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ separation of powers between the legislative and executive organs. There is a presence of nominal head and real executive head. It is established at center as well as at states in India. You have to choose the correct answer. Option C है the second start. So क्या होगा करेक्ट आंसर? पहले से देखते हैं। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। कौन सा सिस्टम? पार्लियामेंट्री फॉर्म। क्या ये पार्लियामेंट्री फॉर्म इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स? नो। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, चेक्स एंड बैलेंसेस, इन सब पे बेस्ड है कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म। क्या बोला मैंने? कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, चेक्स एंड बैलेंसेस। हम मदद सीरीज़ में भी ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। आ ही जाएगी, क्या पता इस वीडियो से पहले आ जाए बाद में आ जाए, बट हम मदद सीरीज़ में भी ये अच्छे से पढ़ेंगे। दिस थिंग डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज़ द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री, नॉट पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स हैज़ बीन अडॉप्टेड। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं टू रन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, मतलब सी और डी तो गए। देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल हेड एंड रियल एग्जीक्यूटिव हेड। कहाँ? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किधर है? जहाँ हम रहते हैं, इंडिया में। इंडिया में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं। येस, देयर पोस्ट एग्जिस्ट, सो दिस इज़ करेक्ट। तो दो तो करेक्ट हो गई, तो मतलब या तो ए है या तो बी है। अगर आप दो नहीं भी देखते, बस आप ऑप्शंस में से देख लेते कि 30 को हम थर्ड को हमें जज करना है, सेकंड तो हमारे पास करेक्ट है ही। तो ऐसा भी आप माइंड अपना चला सकते हैं टू कंजर्व योर 10 to 15 सेकेंड्स इन रीडिंग एंड एनालाइजिंग ऑप्शन 2। थर्ड है, इट इज स्टैब्लिश्ड एट सेंटर एज वेल एज एट स्टेट्स इन इंडिया। क्या स्टेट्स में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की पोजीशन अवेलेबल है हमारे पास इंडिया में? यस। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Answer is B. Consider the following statements regarding universal adult franchisee. The Indian Constitution adopts it as a basis of elections to the Lok Sabha and the state legislative councils. Every citizen who is 18 years of age or above has a right to vote without any discrimination. We have to choose the correct answer. 10 seconds start. देख लेते हैं आंसर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स इट एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा, बिल्कुल सही। एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, देखिए स्टेट लेजिस्लेचर लिखा होता फिर भी हम एक बार को इसको सही मान लेते, बट इन फैक्ट द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। शायद से विधान परिषद बोलेंगे हिंदी में, मतलब अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? नहीं। इन द पॉलिटी कोर्स वी हैव लर्न डैट लेजिस्लेटिव असेंबली, LA तो सबके पास है। लॉस एंजलिस सिटी को हमने डिग्रेड किया था पॉलिटी कोर्स में, देखना जाके। तो LA तो सबके पास है, ऐसे याद करते हैं कि LA इज़ द लोअर हाउस। सो हमेशा एट द सेंटर एज वेल एज एट द स्टेट लेवल्स लोअर हाउस इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड on the basis of universal adult franchisee. So this statement is incorrect. यहाँ आना चाहिए था legislative assembly. Second is every citizen who is 18 years or who is 18 years of age or above has a right to vote without any discrimination. This is correct option. अच्छा, 21 years age को 18 years कर दिया गया था via which amendment act? 61st amendment act of 1988 I think. तो 61st तो सही है, ईयर देख लेना जाके। So we have to choose the correct option B. Consider the following statements regarding Government of India Act of 1935. बहुत ही फेमस एक्ट है, इंपॉर्टेंट एक्ट है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। ये हम वैसे मदद सीरीज़ में भी
पढ़ ही लेंगे। इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। चाहे आपने पॉलिटी पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा RBI एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो ये तो सही होना ही होना है। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आई एम एंट्रस्टिंग अपॉन योर विजडम। सो आपके पास 10 सेकेंड है। सो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। सो दिस पर्टिकुलर फ्रेज हैज़ बीन यूज्ड in the Government of India Act of 1935 and hence it is the correct statement. So 1 and 3 तो करेक्ट हैं ही हैं, तो देख लीजिए ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। थर्ड का मैंने आपको बता दिया RBI एक्ट ऑफ 1935। इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस। देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हैज़ बिन गिवन इंस्टेड ऑफ डायरकी। तो डायरकी कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी? यस कहीं तो हुई थी, डेट इज़ एट द सेंटर, बट ये बस लेटर में थी एंड नॉट इन स्पिरिट। मतलब दिस स्पेसिफिक प्रोविजन हैज़ेंट कम इनटू बीइंग, ये बस लिखा ही रह गया। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ इनकरेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट। बट सुनिए, जाने से पहले एक और बात सुनिए। देखिए हम भूल गए, हमने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। सो ऐसे ही गलती होती है, जैसे मैं आगे जाने वाला था ऐसे ही आप भी चल देंगे ऑप्शन नंबर बी लगा के। तो हम अपनी गलती को अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आपको ये पर्टिकुलर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें हमने क्या गलती की ये अच्छी तरह याद रहे इन द लाइव एग्ज़ाम ऑल्सो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में हमें बताना था, इसको स्किप मत करना क्योंकि ये आपके दिमाग में बस जाएगा। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई है एंड वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट वन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी टर्म हैज़ बीन गिवन, थर्ड इज करेक्ट, RBI एक्ट ऑफ 1935। वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट, सो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट सॉवरेन। सॉवरेन क्या होती है टर्म, मैंने पॉलिटी कोर्स में बताया था। इट इम्प्लाइज डैट इंडिया इज़ नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। बहुत ही अच्छी लग रही है स्टेटमेंट, कुछ दिक्कत नहीं लग रही है। आगे पढ़ते हैं। इंडिया इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड देयर इज़ नो अथॉरिटी अबाउट इट। ये भी बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर सी। इंडिया कैन ईदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। येस, as the Indian territory is independent, so it is the prerogative of India to either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state। तो ये भी बहुत अच्छी लग रही है। सो यस, डी ऑप्शन तो सबसे अच्छा ही लग रहा है हमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म सेकुलर मैंशन इन द इंडियन प्रियम्बर। सेकुलर मतलब नॉन रिलीजियस। देखते हैं। इट वॉज एडेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द प्रियम्बर। तो आप बताइए हुआ था या नहीं। इट इम्प्लाइज डैट ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। थर्ड इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। हमको क्या बताना है? करेक्ट। ऑप्शन से रहे 10 सेकेंड स्टार्ट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपने पॉलिटी कोर्स अच्छे से देखा हुआ है। एक ही बार हमारा प्रियम्बल अमेंड हुआ है इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी 1976। सो इसी में ही S² ऐड कर दिए गए थे, मतलब सॉवरेन, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, सॉरी सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ इनकरेक्ट। सेकेंड है, इट इम्प्लाइज डैट ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। येस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। तो सेकेंड एंड थर्ड आर काइंड ऑफ सेम स्टेटमेंट। नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कहाँ है? इन वेस्टर्न कंट्रीज़। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ बोलती हैं स्टेट का कुछ काम नहीं है रिलीजन में और रिलीजन का कुछ काम नहीं है स्टेट में। सो दे मेंटेन आर्म्स लेंथ सेपरेशन बिटवीन दैम। बट इंडिया में क्या है? वी विल सपोर्ट एवरी रिलीजन इन द सेम वे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वी विल गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स which are living on the soils of India. So 2 and 3
आर करेक्ट, हमको करेक्ट ही बतानी है और ये रहा हमारा आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म डेमोक्रेटिक मेंशन्ड इन द इंडियन प्रियम्बल। डेमोक्रेटिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी स्टिपुलेटेड इन प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी। Universal adult franchisee can be considered as the manifestation of the democratic character of the Indian polity. Third is the term used in the preamble embraces political democracy but not social and economic democracy. You have 10 seconds. We have to find the correct option. थर्ड से देखना स्टार्ट करते हैं बिकॉज यहाँ बहुत ही अच्छी सी गलती लगेगी। वैसे ये मॉडरेट टू हार्ड में आएगा ये वाला क्वेश्चन, बट ये थर्ड स्टेटमेंट इज़ क्वाइट ईजी। द टर्म यूज इन द प्रियम्बल एम्ब्रेसेस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड नॉट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ऐसा कभी हो सकता है? आप ही बताइए, ऐसा कभी हो सकता है कि ये दोनों डेमोक्रेसी हम इंक्लूड ना करें एंड वी इंक्लूड ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी? ऐसा हो ही नहीं सकता। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, आवर प्रियम्बल एम्ब्रेसेस all three types of democracy: political, social and economical. So option number 3 is incorrect. ये incorrect है, ये incorrect है। 1 तो correct है ही, मतलब democratic polity stipulated in preamble is based on the doctrine of popular sovereignty। तो ये आपको याद रखना है कि पॉपुलर सॉवरेंटी, याद तो क्या करना है, ये भी जनरल सेंस ही है। बस अगर आपने पॉलिटी का कोर्स 1 या 2 बार ही देखा है तो आपको दिक्कत आ सकती है, बट इफ़ यू हैव रिवाइज द पॉलिटी इन नंबर ऑफ टाइम्स देन दिस इज़ क्वाइट ईजी क्वेश्चन। सो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, मेजॉरिटी जो भी है उसकी गवर्नमेंट होगी, तो इसी पे बेस्ड है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कैन बी कंसिडर्ड एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी। येस, नॉट गिविंग रिगार्ड्स टू द कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, जेंडर, वी आर गिविंग equal opportunity to every individual aged above 18 years to participate in the election machinery of India. So option number C, 1 and 2 are correct. Next question is, consider the following statements regarding objective resolution. Objective resolution did not mention the word democratic. It was binding on the members of the Constituent Assembly. Fundamentals identified in it laid foundations about nature of political system and division of power between union and its constituent units. We have to mark the correct answer. Option C है, you have 10 seconds. Time's up. आंसर देख लेते हैं। Objective resolution did not mention the word democratic. It is correct statement. Objective resolution contains a word which is called republic, and JLN, Jawaharlal Nehru, opined that the word republic is enough to establish democracy in India. That's why democratic word is not used in the objective resolution. आपको ये आता नहीं आंसर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लीज़ listen to the extra knowledge. It was binding on the members of the Constituent Assembly. This statement you can analyze and contemplate. Objective resolution is precursor of today's preamble. तो क्या preamble binding है? नहीं, तो objective resolution क्यों binding होगी? So this is incorrect statement. Second हमारे पास incorrect हो गई, हमें correct पूछी है, so C and D हट जाएंगे। 1 and 3, तो 1 तो हमारे पास करेक्ट है ही। थर्ड देख लेते हैं। फंडामेंटल्स आइडेंटिफाइड इन इट लेड फाउंडेशंस अबाउट नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपको याद भी नहीं हो तो प्रियम्बल देख लीजिए। प्रियम्बल्स में हमारे पास आइडियल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर अ इंडिया वी हैव टू स्ट्राइव अपॉन। क्या ऐसा इंडिया होगा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? सो यही सब चीज़ें लिखी गई थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में भी, और यही सब आज के प्रियम्बल में भी लिखी गई हैं। ये सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड हाफ ऑफ द थर्ड स्टेटमेंट आपको थोड़ा गलत लग रहा होगा, बट दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंड डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। सो आंसर विल बी 1 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट about preamble? In Berubari case, the Supreme Court ruled that the preamble is not part of the Constitution.
Second is Parliament can amend preamble. Third is it is justiciable, that is its provisions are enforceable in courts of law. तो हमको करेक्ट ही बताना है और आपका 10 सेकंड्स का टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर देख लेते हैं। इन बेरूबारी केस, यस, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस में कहा था कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? इन केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। एंड इन मिनर्वा मिल केस कहा कि इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सेकंड इज़, तो ये पहली हमारे पास गलत सही है, तो आंसर इसमें और इसमें हो सकता है। सेकंड इज़ पार्लियामेंट कैन अमेंड प्रियम्बल। यस, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 3 words SQRI, socialist, secular and integrity have been added to our Indian preamble. So this is correct. It is justiciable, that is its provisions are enforceable in courts of law. ये मैंने अपने पॉलिटी के कोर्स में भी बताया है। प्रियम्बल ना किसी को पावर देता है ना किसी की पावर रेस्ट्रिक्ट करता है, बट कोर्ट्स कैन यूज़ द प्रोविजंस ऑफ द प्रियम्बल वेयर दे फाइंड डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ अ केस। तो उस स्पेसिफिक इंसिडेंट में कोर्ट्स कैन यूज़ द प्रोविजंस ऑफ प्रियम्बल फॉर अंडरस्टैंडिंग द होल केस। ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट एनफोर्सेबल, बट कोर्ट्स कैन use the statements written in the fundamental duties also to comprehend a specific case. So it is justiciable? No, it is not justiciable. Third गलत हो गई, 1 and 2 is the answer. Which of the following statements are correct about the term fraternity? System of single citizenship in Indian Constitution promotes feeling of fraternity. तो fraternity का मतलब ही camaraderie या brotherhood होता है, तो ये तो सही होना ही है। Preamble declares that fraternity has to assure the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So this is the line of the preamble. ऐसे की ऐसे ही यहाँ छाप दी गई है, तो आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसलिए 10 सेकंड नहीं दिए। सी करेक्ट ही बताना ना, करेक्ट। Consider the following statements. Territory of India includes states as well as those union territories and territories that may be acquired by the government of India at any future time. Second is India can acquire foreign territories through cession. Third is India has never acquired any foreign territories in the past. We have to find the correct statement. 10 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं अब। करेक्ट आंसर देख लेते हैं। पहला इज़ करेक्ट। दो टर्म्स होती हैं, देखिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया and Union of India, which has been written in part 1 of our constitution. Union of India, that is Bharat. तो देखिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ वाइडर एक्सप्रेशन देन द टर्म यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ऑल द स्टेट्स, बट द टर्म टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ऑल द स्टेट्स प्लस यूटीज़ and the territories which the government of India will acquire in the near future. So option number 1 is correct. Second is India can acquire foreign territories through cession. Yes, ये भी correct option है. Third है India has never acquired any foreign territories in the past. अच्छा जी, अगर ये correct है तो सिक्किम क्या है, पुडुचेरी क्या है, दमन एंड दीव क्या है, दादर एंड नगर हवेली क्या है। सो ऑल दिस टेरिटरीज इंडिया हैज़ एक्वायर्ड इन द पास्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ इनकरेक्ट। हैज़ नेवर एक्वायर्ड बोला है ना, तो इंडिया ने तो एक्वायर की है ये सब, हमें करेक्ट बताना है। सी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 2। इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स डेट आर पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। सेकेंड इज इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट इन टू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स। हमें करेक्ट बताना है। 10 सेकेंड्स स्टार्ट होते हैं अब। सो क्या है इसका आंसर? पॉलिटी कोर्स में बहुत अच्छे से समझाया था द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 किससे डील करता है?
जो पार्ट है इंडिया के, या हमें टू चेंज द नेम एरिया बाउंड्री, ये सब जो फ्रेज थे मैंने समझाए थे। आर्टिकल 2 में ऑलवेज न्यू स्टेट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी हमने एक्वायर किए हैं बाहरी देशों में या फॉरेन टेरिटरीज, एंड वी वांट टू इंक्लूड द फॉरेन टेरिटरीज इन आवर इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया, सो दैट स्टेट्स विल कम अंडर आर्टिकल 2। तो क्या बोल रहा है, आर्टिकल 2 के बारे में ही पूछ रहा है। इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, बिल्कुल सही है यहाँ तक। that are part of the Union of India? No, that are not the part of Union of India. They are foreign territories. Second is it empowers parliament to admit into the Union of India new states. बिल्कुल सही है, मैंने बोला था ना यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, बट द सेकेंड हाफ ऑफ द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, दैट्स वाई ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स? तो किसके बारे में पूछ रहा है, आर्टिकल 3 to change the name area boundary. Parliament can increase the area of any state but cannot diminish the area of any state. देखते हैं, Parliament can alter the boundaries and the name of any state. ठीक है जी। Parliament can form a new state by separation of territory from any state. हमको करेक्ट आंसर बताना है, 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। सो आपने अच्छे से जवाब दे दिया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था आर्टिकल 3 रिलेट्स टू चेंज इन नेम एरिया बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। तो इसमें ये जो सेकंड हाफ ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है चेंज इन नेम एरिया बाउंड्री, मतलब एरिया बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। सेकंड इज़ पार्लियामेंट कैन अल्टर द बाउंड्रीज एंड द नेम ऑफ एनी स्टेट। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आपके पास 1 गलत आ चुका है, ये और ये नहीं हो सकते, 2 करेक्ट होना ही होना है। तो 3 देख लेते हैं। पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। हाँ देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2014 हमारे पास तो जीता जाता एग्जाम्पल है, सो दिस इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 3, सीधा ही बोल दिया। अ बिल टू फॉर्म अ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 3 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैम। हमको करेक्ट बताना है, 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो पहला देख लेते हैं। अ बिल टू फॉर्म अ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 3 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली with the prior recommendation of the president. Yes, article 3 is one of those ordinary articles which require prior recommendation of the president before its introduction in the legislative houses. Second is parliament is not bound by the views of the state legislature and may either accept or reject them. हाँ, आपको पहले स्टेट के पास एक बार भेजना पड़ेगा to seek their consent or opinion, but it is not binding upon the center to accept them. So द सेंटर कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैम। चाहे अगर हमको जैसे वेस्ट बंगाल है उसमें से काव आउट करना है कुछ एरिया और हमको बिहार को देना है, सो येस वी विल सीक द ओपिनियन ऑफ वेस्ट बंगाल इन दिस केस, बट वेस्ट बंगाल ओपिनियन इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द लेजिस्लेटिव हाउसेज। सो वो रिजेक्ट भी कर सकती हैं, एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, बट ये भेजना इंपॉर्टेंट है कि एक बार यू हैव टू सीक द ओपिनियन ऑफ द कंसर्न स्टेट। सो हमें करेक्ट पूछिए सी। Consider the following statements. The territorial integrity or continued existence of any state is not guaranteed by the Indian Constitution. India is rightly described as an indestructible union of destructible states like that of USA. The union government can destroy the states whereas the state governments cannot destroy the union. थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही घिसी पटी अच्छे से फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं। ट्रिक्स भी हैं थोड़ी, देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट्स। येस, अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 3। वेयर एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन, बिल्कुल करेक्ट है। सो थर्ड इज करेक्ट। इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, बिल्कुल सही है। आगे पढ़िए। लाइक डेट ऑफ यूएसए, नहीं, यूएसए इज इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनियन, तो उसमें उल्टा हो जाता है।
द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज़ नॉट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ करेक्ट, दैट्स वाई वी हैव आर्टिकल 3। सो हमें करेक्ट बताना है, करेक्ट कौन सा है, 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मैंने यहाँ ये बोल दिया क्या, अभी मेरे को याद आया कि यूएसए इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स ऑफ डिस्ट्रक्टेबल यूनियन, ऐसा नहीं है, यूएसए इज़ बोथ साइड्स में इनडिस्ट्रक्टेबल ही है, एट द यूनियन लेवल ऑल्सो, एट द स्टेट लेवल ऑल्सो। सो यूएसए इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। सो आज के कितने किए हमने, 25 या 20 क्वेश्चन। तो ऐसे ही रोड टू प्रीलिम सीरीज़ में हम धीरे धीरे करते रहेंगे। वीडियोस बनने में थोड़ा टाइम लगता है, एडिट करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। सो थोड़ा पेशेंस रखिए। तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।